हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मुझे कि मेरा नाम वैशाली है और आपने अभी अपनी प्रीवियस क्लास हमने पढ़ी थी, तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। हमने टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ा था और जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ा था। बाकी का एक टॉपिक रह गया था एंजियोस्पर्म एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और ये कहा गया था आपसे कि आप इन दो टॉपिक्स को अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज इसी क्लास में हम अपना क्या करते हैं, एंजियोस्पर्म्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, या जिसको हम एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, तो और ऑल्टरनेशन एंड जनरेशन भी हम इसी क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंजियोस्पर्म्स में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब भी कोई वर्ड हम या जब भी हम कोई नया टर्म पढ़ते हैं तो उस वर्ड की मीनिंग, उस वर्ड में ही उसका मीनिंग छुपा होता है। ठीक है, तो हम एंजियोस्पर्म्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एंजियो एंड स्पर्म्स। एंजियो मीन्स क्या होता है, कवर्ड। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स मतलब होता है कवर्ड और स्पर्म्स मतलब होता है सीड्स, यानी जिसमें सीड्स आर कवर्ड, जिसमें सीड्स आपके कवर्ड होंगे विद ओवरी से। ठीक है, तो उन्हें हम एंजियोस्पर्म्स कहेंगे और ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और ये फेनरोगेम्स के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, फेनरोगेम्स के अंदर। फेनरोगेम्स में हमने क्या बोला था कि सीडेड प्लांट्स होंगे, और मतलब जो सीडेड प्लांट्स होते हैं वो फेनरोगेम्स में आते हैं। तो ये सीडेड प्लांट्स हैं, यस, लेकिन इनके उसमें फेनरोगेम्स में भी हमने दो मतलब कैटेगरीज को रखा था, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स वो वाले प्लांट्स थे जिनके अंदर जो सीडेड तो हैं बट फ्लावरिंग नहीं होती थी। ठीक है, और सीड्स अगर हैं तो वो भी नेक्ड सीड्स हैं, यानी सीड्स के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है। जबकि एंजियोस्पर्म्स में सीडेड प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, और सीड आर कवर्ड बाय ओवरी, ओवरी से सीड्स कवर्ड होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं तो इसलिए जो इनका मेन रिप्रोडक्शन का काम है वो कौन करता है, फ्लावर करता है। यानी इन प्लांट्स में रिप्रोडक्शन फ्लावर की वजह से होता है। और इनका जो सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट है एंजियोस्पर्म्स में वो वल्फिया है, और लार्जेस्ट ट्री हम यूकेलिप्टस को कहते हैं। ठीक है, जो लगभग 100 मीटर से भी ज़्यादा लंबा है। ठीक, फ्लावर इनका एक रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स है, यानी एंजियोस्पर्म्स में जो भी रिप्रोडक्शन होगा वो फ्लावर करेगा। अब हम इसमें थोड़ा सा फ्लावर को यहाँ डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे कि ये आपका फ्लावर है, अगर इस पिक्चर से समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करके नेक्स्ट मतलब प्रीवियस स्लाइड पे करके आपको समझाती हूँ। ठीक है, जैसे देखिए ये हमने बनाया है, थोड़ा सा मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको आपको ऐसे समझाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं इस पूरे फ्लावर को वैसे नहीं समझा, मतलब दूसरे तरीके से भी समझाती हूँ। रुक जाइए ज़रा। जैसे ये हो गया, ये एंड ये। ठीक है, तो देखिए ये आपका एक कंप्लीट फ्लावर है। ठीक, यहाँ पे मैंने क्योंकि मैं दोनों पिक्चर्स में अलग अलग मैंने इसीलिए बनाया है ताकि मैं आपको क्लियरली हर एक पार्ट समझा दूँ। देखो, जो फ्लावर होता है, एक फ्लावर ही एंजियोस्पर्मिक प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसमें जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है वो ये है। ठीक है, एक फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट होता है वो ये वाला होता है। अगर हम एक कंप्लीट फ्लावर की बात करें तो कंप्लीट फ्लावर आपका इस तरह के होता है। ठीक है, तो क्योंकि हम रिप्रोडक्टिव पार्ट को समझ रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे कि जो आपका ये है, ये वाला जो सेंट्रल वाला पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम। क्या कहते हैं हम, गाइनोशियम कहते हैं, गाइनोशियम। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर करके समझाती हूँ, ज़रा एक सेकेंड। हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पे, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो मैं यहाँ पे ये मेल वाला पार्ट नहीं बना रही हूँ, मेल वाला पार्ट मैं दूसरे उसमें बताऊँगी। अभी सिर्फ मैं आपको यहाँ पे फीमेल का पार्ट समझाऊँगी। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, ये पूरा का पूरा गाइनोशियम हो गया है। गाइनोशियम को हम कहते हैं फीमेल पार्ट। ठीक, गाइनोशियम हम किसको बोलते हैं, फीमेल पार्ट, जिसका दूसरा नाम है कार्पेल और पिस्टिल। ठीक है, कार्पेल और
पिस्टल भी हम इसको कहते हैं। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक तो ऊपर का जो ब्रॉडन वाला एरिया है जो फैला हुआ है वो, उसको हम कहते हैं स्टिग्मा। एंड देन जो ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल जो ये जा रही है ये इस तरह से, इसको हम बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। और जो नीचे से ये ब्रॉडन वाला एरिया है फूला हुआ, ये इसको हम बोलते हैं क्या, ओवरी, ठीक है। इसको हम ओवरी बोलेंगे। इसी ओवरी के अंदर आपके ओव्यूल्स होंगे और ओव्यूल से ही आपके क्या बनते हैं, सीड। जब भी हम किसी फ्रूट की बात करते हैं कि फ्रूट किससे बनता है और सीड किससे बनते हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए कि सीड हमारा बनता है ओव्यूल से और ओवरी किस में पक जाती है, आपकी फ्रूट में पक जाती है, ठीक। तो ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यानी ओवरी आपका किस में डेवलप हो जाती है, फ्रूट में, और ओव्यूल से आपका सीड बनता है और ओव्यूल्स किस में होते हैं, ओवरी में, ठीक है। तो ये तो था फीमेल वाला पार्ट, समझ में आया। फिर हाँ, हम फिर नेक्स्ट थोड़ा सा करते हैं अपना, अब मेल की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देती हूँ, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चे। ठीक है, अब हम चलते हैं मेल की तरफ। एक कंप्लीट फ्लावर मैंने आपको बताया था अभी, वो ना बना के मैं आपको मेल की तरफ लेके जा रही हूँ, ठीक। तो ये वाला जो मेल पार्ट होता है, ये जो मेल पार्ट है, यानी ये इस तरीके का बना होता है ऐसे, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं, मेल पार्ट को हम बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं मेल पार्ट को, एंड्रोशियम, ठीक है। मेल पार्ट को बोलते हैं, जिसको दूसरा नाम इसका क्या है, स्टेमन, स्टेमन, ठीक है। स्टेमन तो बोलते हैं हम, स्टेमन तो बोलते हैं सिंगल को हम स्टेमन बोलेंगे, लेकिन अगर जब नंबर ऑफ स्टेमन ज़्यादा होते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं। ऐसे ही हम गाइनोशियम, चलो वो चीज़ छोड़ो, आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है। तो समझ में आता है। अब हम इसमें स्टेमन और एंड्रोशियम वर्ड भी समझ में आ गया है। देन अब हम इसको थोड़ा सा और मतलब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए, जो ये स्टेमन है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो इस तरह की स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, एंथर, ठीक है। ये इतना पार्ट इसका क्या कहलाता है, एंथर कहलाता है। और जो ये एंथर है वो 2 लोब्स में डिवाइड होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एंथर लोब बोलते हैं, ठीक। और ये जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल ये वाली स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट, फिलामेंट। और आपका जो एक यहाँ पे एक टिश्यू होता है जिसकी वजह से आपका फिलामेंट और एंथर लोब कनेक्टेड होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये आपका एंथर और फीमेल का मतलब, एंथर और स्टिग्मा का मतलब आपको पार्ट्स पता होने चाहिए। मेल पार्ट पता होना चाहिए, फीमेल पार्ट पता होना चाहिए, ठीक है बच्चे, समझ में आया। तो एंजियोस्पर्म में इस तरह से एक फ्लावर होता है जिसमें हमने पूरा का पूरा समझाया आपको। अब आपको देखिए आगे हम पढ़ेंगे कि इन मेल पार्ट का काम क्या होता है, कैसे रिप्रोडक्शन करता है या कैसे फीमेल काम करती है। तो अब इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से समझ लेते हैं। प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं। जैसे कि आपकी ये स्टिग्मा थी, मतलब या ये समझिए हम इतने पार्ट पे पहुंच चुके थे। ये ओवरी वाला पार्ट हम ले लिए थे, ठीक है, ओवरी है। यहाँ पे आपको चीज़ें समझनी होंगी कि हमने क्या क्या नाम दिए गए हैं इनको ना, मतलब एंजियोस्पर्म्स में या प्लांट की कैटेगरीज में प्लांट्स को ऐसे ऐसे नाम दिए गए हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिसकी वजह से आप आगे पढ़ने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो ओवरी के अंदर बताया था मैंने क्या होता है, ओव्यूल होता है। क्या होता है ओवरी के अंदर, ओव्यूल होता है। और ओव्यूल को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, ओव्यूल का मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल का दूसरा नाम है मेगास्पोरेंजियम। आगे जहाँ भी ये टर्म्स आएंगी तो मैं वहाँ आपको दोबारा नहीं समझाऊंगी, इसीलिए आप यहीं पे समझ लीजिए अच्छे से कि ओव्यूल को हम, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। और फिर ओव्यूल के अंदर आपका होता है एम्ब्रियोसेक। क्या होता है ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियोसेक होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसी के अंदर आपका एग होगा।
ठीक है, इसी के अंदर आपका क्या आ जाएगा, एग आ जाएगा। तो फीमेल गैमेटोफाइट हो जाएगा एम्ब्रियो सैक, और ये 8 सेल्ड होता है। कितनी सेल्स होती हैं इसमें, 8 सेल होती हैं, और वो सारी कैसी होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ पे एम्ब्रियो से, मैं इसको रफ कर रही हूँ, आप इसको मतलब वीडियो को पॉज करके भी आप इसको पूरा समझ सकते हैं। तो जो ये 8 सेल्ड एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे हम बताते हैं कि ये 8 सेल्ड एम्ब्रियो सैक कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपका ये एम्ब्रियो सैक है, ये इस तरीके का। ठीक, और इसमें आपकी ये हो गई एग सेल। अब बाकी के 2 हो गए आपके इसमें क्या, सिनर्जिड्स या ठीक है, और यहाँ 3 हो गए आपके एंटीपोडल सेल्स। ये तीनों क्या हैं, आपके एंटीपोडल सेल्स हैं। और यहाँ पे आपका जो ये सेंटर में है, ये है एग सेल। और ये जो ब्लैक कलर के 2 हैं, ये 2 क्या हैं, आपके सिनर्जिड्स हैं। ठीक है, सिनर्जिड्स। फिर सेंटर में यहाँ पे 2 न्यूक्लियस और होते हैं, 1 and 2। इनको हम बोलते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो सब हैप्लॉइड होते हैं। तो 3 यहाँ हो गए, 3 इधर हो गए, 3 3 6 और 7 8, ये 8 सेल्ड होता है। और ये यहाँ पे आपका इतना स्टेज आपकी डेवलप हो जाती है कि एग सेल आपका एम्ब्रियो सैक के अंदर बनता है। समझ में आ गया। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि फीमेल पार्ट में एग सेल बनना, फाइनली एग सेल तक पहुंचना होता है मेल गैमेट को, कि एग सेल ही आपका क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है। क्या होता है, एग सेल आपका फीमेल गैमेट होता है। तो जो एग होता है, एग जो मेल गैमेट होता है, जिसको हम स्पर्म कहेंगे, या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के केस में हम उन्हें पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म में भी हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं मेल गैमेट को। तो मेल गैमेट को कहाँ पहुँचना होता है, इस एग सेल के पास पहुँचना होता है। ठीक है, तो ये तैयार हो गई आपकी क्या, एम्ब्रियो सैक तैयार हो गया है। ठीक है, फिर अब हम पढ़ते हैं क्या, पॉलन ग्रेन कैसे रेडी होता है। अब पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ते हैं, या हम मेल्स के लिए कौन कौन सी टर्म्स यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको पता है कि एंथर है। ठीक, सबसे पहले आपको पता है कि एंथर होगा। एंथर फिर क्या होगा कि एंथर के अंदर होंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। जब यानी आपका एंथर इस तरीके का होगा, और फिर जब उसे डिडक्ट यहाँ से आप डाइसेक्ट करेंगे यानी काटेंगे, तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे दिखेगी, इस तरीके की दिखेगी। तो ये जो ये और ये क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। क्या होते हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। यहाँ पे लिख नहीं पा रही हूँ मैं, थोड़ा सा ऐसे समझा देती हूँ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। देखो जो स्पोरेंजियम होते हैं, स्पोरेंजियम का मतलब है कि बैग, एक तरीके का बैग जिसके अंदर स्पोर्स भरे हुए हैं। ठीक, तो यानी इनके अंदर यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स डेवलप होंगे बहुत सारे। ठीक, और हर एक जो भी कोई चीज़ डेवलप होती है वो अपनी एक मदर सेल से डेवलप होती है। तो जब हम एक 12th क्लास में आपका एक चैप्टर है, उसको जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पूरा यही डिटेल होगी कैसे कैसे। तो हो सकता है मैं इस चैप्टर के बाद वही चैप्टर कराऊँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हों, तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक, तो माइक्रोस्पोरेंजियम होगा। देन माइक्रोस्पोरेंजियम के बाद आपका क्या बनता है, मतलब आपका माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होंगे माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, अब वो माइक्रोस्पोर्स आपके क्या कहलाते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बन गए, उनमें से फिर एक एक पॉलन ग्रेन का काम करेगा, तो उनको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन, यानी आपके पॉलन ग्रेन बन गए हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स। और पॉलन ग्रेन्स को ही हम क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं पॉलन ग्रेन्स को, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये याद रखना
कि मेल गैमेटोफाइट हम किसको कहते हैं, पॉलन ग्रेन को कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ये इतना, मेल गैमेटोफाइट हम किसको कह रहे हैं, पॉलन ग्रेन को कह रहे हैं। अब मेल गैमेटोफाइट से, और मेल गैमेटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन बन चुका है, तो इसके अंदर आपके क्या होगा, मेल गैमेट होगा। क्या होगा, मेल गैमेट, यानी अब ये मेल गैमेट रेडी हो चुका है, यानी ये पॉलन ग्रेन रेडी हो चुका है एग के पास जाने का। जब प्लांट्स के अंदर आपने पॉलिनेशन वाली केस सुनी होगी, मतलब आपके दोनों, देखो दोनों गैमेट तैयार हो गए हैं, एक तरफ एग तैयार हो गया है, एक तरफ मेल गैमेट तैयार हो रहा है। अभी हुआ नहीं है, वो होगा, अभी सिर्फ पॉलन ग्रेन तैयार हुआ है। ठीक, तो एक प्रोसेस होती है प्लांट्स, देखो आपने देखा होगा कि जब प्लांट्स के केस में या किसी भी चीज़ में, ह्यूमन बीइंग के केस में या एनिमल के केस में, हमेशा मेल गैमेट ही फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको पढ़ाया था, एल्गी वेल्गी जब मैं पढ़ा रही थी, कि मेल गैमेट फर्टाइल होता है, मोटाइल भी। फर्टाइल तो दोनों ही होते हैं, एग भी और मेल गैमेट भी। ठीक है, तो मेल गैमेट के पास क्योंकि एक मूवमेंट के लिए एक फ्लैजिला होता है, ठीक है, तो इसीलिए वो हमेशा मोटाइल होता है और हमेशा उसे ही जाना होता है फीमेल के पास। एल्गी के केस में हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्लावर के केस में पढ़ रहे हैं। तो फ्लावर के केस में एग आपका पॉलन ग्रेन के अंदर है, मतलब जो आपका मेल गैमेट है, सॉरी, वो पॉलन ग्रेन के अंदर है। तो पॉलन ग्रेन को फीमेल तक पहुँचना होगा, यानी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पॉलन ग्रेन फीमेल तक पहुँचते हैं। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, पॉलिनेशन। क्या कहलाती है वो प्रोसेस, पॉलिनेशन कहलाती है। तो अब हम पॉलिनेशन को समझते हैं। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया, तो अब हम क्या समझते हैं, पॉलिनेशन को समझते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। कि भाई आपका पॉलन ग्रेन इधर रेडी हो गया है और इधर आपका एग भी रेडी हो गया है। अब इनके फर्टिलाइजेशन के लिए आपको क्या समझना होगा, पॉलिनेशन समझना होगा। पॉलिनेशन, देखो जैसे कि ये आपकी है फीमेल, जो आपका एग बना है, जो आपका एग बना है वो किसके अंदर होगा, सब वो इसी फीमेल के अंदर होगा। ठीक है, जो हमने एम्ब्रियो सैक पढ़ाया, जो हमने मेगास्पोरेंजियम, जो ओव्यूल हमने पढ़ा, वो सब इसी के अंदर। तो ये आपका एग कहाँ पे है, फिलहाल फीमेल के अंदर है। ठीक है, यानी गाइनोशियम के अंदर है। ठीक, और आपका जो पॉलन ग्रेन बना है, वो पॉलन ग्रेन जब आपका एंथर फट गया था, मतलब आपका एंथर को डाइसेक्ट करते हैं, जब देखते हैं कि उसके अंदर पॉलन ग्रेन हुआ है, तो अभी वो पॉलन ग्रेन इस एंथर के अंदर है। ठीक है, इस एंथर के अंदर है। तो जब ये एंथर फटेगा, जब ये एंथर कैसा होगा, फटेगा, ये इस तरीके से फटेगा ऐसे, तब आपके पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलेंगे। ठीक, और ये कब होगा, हवा के वजह से या वाटर की वजह से या कैसे। तो ये पॉलन ग्रेन्स, मान लीजिए ये पॉलन ग्रेन है, ठीक, ये पॉलन ग्रेन है, इसके अंदर 2 गैमेट्स हैं। इसके अंदर क्या है, दो सेल है, मतलब 2 सेल्ड बोलते हैं इसको। तो एक तो होगा आपका जनरेटिव सेल, एक होगी आपकी जनरेटिव सेल, या इसको हम यहाँ पे ऐसे समझ लेते हैं, ये 2 सेल्ड होता है, एक ये। तो एक तो होगा आपका जनरेटिव सेल और एक सेल होगी आपकी वेजिटेटिव सेल। तो अभी इस स्टेज में पॉलन ग्रेन इस तरीके का है। ठीक है, तो जब वाटर फ्लो होगा या एयर होगी, तो एयर करंट की वजह से ये पॉलन ग्रेन आपका कहाँ पहुँच गया, इस फीमेल के पास पहुँच गया है। ठीक, इस फीमेल की स्टिग्मा पर पहुँच गया, जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं। अब ये 2 न्यूक्लियस यहाँ पे ना बता के मैं आपको वैसे बताती हूँ। अब ये वाला जो जब ये यहाँ पे पहुँच गया है, तो फीमेल के अंदर ये पेनिट्रेशन करके अपनी एक ट्यूब बनाएगा इस तरीके की। ठीक है, तो वो जो ट्यूब बनाएगा, उस ट्यूब में से ही आपका इस एग के पास पहुँचेगी, ट्यूब में। तो यहाँ पे ऐसे आपको समझा देती हूँ, थोड़ा सा रब करके यहाँ से। ठीक है, जैसे कि आपका ये पॉलन ट्यूब बनाई इस तरीके की, ये पॉलन ट्यूब बनाई। ठीक, तो इसमें एक आपका 2 मेल गैमेट होंगे, एक ये और एक ये। ठीक, तो ये क्या होगा, ये 2 मेल गैमेट्स होंगे, 2 मेल गैमेट्स। अब ये 2 मेल गैमेट्स आपके क्या कर लेते हैं, एक मेल गैमेट इसके साथ फ्यूज़न करेगा। ठीक, तो ये मतलब ये प्रोसेस पॉलिनेशन की होती है कि पॉलन ग्रेन का फीमेल की स्टिग्मा पर पहुंचने यहाँ तक की प्रोसेस पॉलिनेशन होती है। आगे की जो ये प्रोसेस है इसके अंदर जो चल रही है, वो फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस होती है। तो पॉलन पहुँच गया, पॉलिनेशन हो गया, तब पॉलन ग्रेन ने इस तरह की पॉलन ट्यूब बना ली। उस पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स डेवलप हो गए। अब वो 2 मेल गैमेट्स उनका क्या होगा, अब
आगे पढ़ते हैं। ठीक, तो जैसे कि आपने इससे प्रीवियस वाले उसमें देखा था कि आपने एम्ब्रियो सैक देखा था कि आपका जो एग है वो कहाँ पर है, वो एम्ब्रियो सैक के अंदर है। ठीक है, इतना तो समझ में आया ना बच्चों, मुझे लगता है समझ में आया होगा आपके। ठीक है, तो अब वो आपका जो पॉलन ग्रेन है वो सॉरी जो आपका एग है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। मैं बाकी नहीं बना रही, सिर्फ मेन चीज़ें बना रही हूँ। आपने पढ़ा था कि इसके अंदर आपका एक तो एग गैमेट है और एक 2 पॉलन न्यूक्लियाई हैं। ठीक, तो जो आपका जो मेल गैमेट है, मैं यहाँ एक मेल गैमेट ये बनाती हूँ, एक मेल गैमेट ये बनाती हूँ। तो एक मेल गैमेट ने तो आपका इस एग के साथ फ्यूज़न कर लिया है, दोनों ही हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। ठीक, तो जब एक मेल गैमेट ने इस एग सेल के साथ इस एग के साथ फ्यूज़न कर लिया तो आपका क्या बन गया, डिप्लॉइड जाइगोट। क्या बन गया आपका, डिप्लॉइड जाइगोट बन गया है। जबकि और जो ये बचा हुआ एक मेल गैमेट है, सबसे पहले क्या होगा कि जो आपके ये वाले 2 पॉलर न्यूक्लियाई हैं ये आपस में फ्यूज़न कर लेंगे और आपस में अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर ही आपस में फ्यूज़न करके क्या बना लेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेंगे। ये क्या कहलाएगा आपका, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो फिर उसके बाद आपका जो ये वाला मेल गैमेट है, ये वाला मेल गैमेट है, ये वाला मेल गैमेट अब इसके साथ फ्यूज़न करेगा। ठीक, अब इसके साथ फ्यूज़न करके आपका क्या बना देगा, ये नया इसके साथ फ्यूज़न करेगा, तब आपका बनेगा क्या, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। ठीक है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। क्यों ट्रिप्लॉइड क्यों बनेगा, देखो यहाँ पे ये भी हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था। जब एक मेल गैमेट ने एग के साथ फ्यूज़न करा तो डिप्लॉइड जाइगोट बना। ठीक, अब बचा एक मेल गैमेट। इस मेल गैमेट ने क्या किया, ये जो 2 पॉलर न्यूक्लियाई थे ये दोनों हैप्लॉइड थे, इन्होंने आपस में फ्यूज़न करके डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना लिया, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गए। तो अब ये जो हैप्लॉइड आपका ये जो हैप्लॉइड मेल गैमेट बचा है ये वाला, तो ये इसके साथ फ्यूज़न करता है तब ट्रिपल हो जाता है, यानी डबल में एक और जुड़ गया तो ट्रिप्लॉइड। तो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। ठीक, तो जब आपका ये अब देखो यहाँ से जाइगोट भी तैयार हो गया है और यहाँ से आपका ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी तैयार हो गया है। अब देखो 2 बार, क्योंकि यहाँ पे 2 बार फ्यूजन हो रहा है। ठीक, यहाँ पे 2 बार फ्यूज़न हो रहा है, एक तो जाइगोट बना देता है हैप्लॉइड का फ्यूज़न करके, हैप्लॉइड मतलब एक एग और एक मेल गैमेट का फ्यूज़न करके जाइगोट बन गया, तो एक फर्टिलाइजेशन ये हो गया। ठीक, और एक फर्टिलाइजेशन आपका पॉलर न्यूक्लियाई ने किया आपस में, फर्टिलाइजेशन नहीं बोलेंगे, फ्यूज़न बोल देंगे कि पॉलर न्यूक्लियाई का फ्यूज़न हुआ। ठीक, तो कितना हो गया, पहला यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ हो गया, तो 2 हो गए। और एक तब हुआ जब इस मेल गैमेट ने आपके सेकेंडरी पॉलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़न किया। ठीक, तो यानी 3 बार फ्यूज़न हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ है, 3 बार, 1 2 3, 3 बार फ्यूज़न हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूज़न। क्या बोलेंगे हम इसको, ट्रिपल फ्यूज़न। ठीक, इस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूज़न कहेंगे। समझ में आ रहा है, ट्रिपल फ्यूज़न भी कहेंगे और डबल फर्टिलाइजेशन भी कहेंगे, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, 1 और 2। एक मेल गैमेट ने एग के साथ फ्यूज़न करके जाइगोट बनाया और एक मेल गैमेट ने सेकेंडरी पॉलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़न करके आपका ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया। तो इसीलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलेंगे। और ट्रिपल फ्यूज़न इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें 3 बार फ्यूज़न हो रहा है। समझ में आया, ठीक है। अब आपका जो बन चुका है ये जाइगोट, आपका जाइगोट भी बन चुका है और आपका क्या है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बन चुका है। इन चीज़ों को मैं आपको आगे डायग्राम से समझाऊंगी। ठीक, तो इतनी चीज़ें आई थिंक समझ में आ गई होंगी, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। यहाँ जितना भी चीज़ें मैंने कही हुई हैं वो सब यही बातें कही हुई हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये पूरी कहानी उसी को दोहरा रहा है जो मैंने बोला कि जैसे ये एक फ्लावर हो गया, फ्लावर के अंदर एंथर दिखाया, ओवरी दिखाई, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम हुआ और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स बने। माइक्रोस्पोर्स जब पॉलिनेशन हुआ तो उसमें जनरेटिव सेल और एक ट्यूब सेल बनी। पॉलन ग्रेन आपका ट्यूब सेल बना लेके मतलब स्पर्म बनाते हैं, यानी उसमें जो स्पर्म हम बोल रहे हो मेल गैमेट्स को बोल रहे हैं, तो वो मेल गैमेट एग तक पहुंचता है फीमेल के अंदर। एग तक पहुंचेगा तो एग के साथ फ्यूज़न करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका एग का फर्टिलाइजेशन दिखाएगा। देखो ये ओवरी इधर डेवलप हो गई, ओवरी के अंदर मेगास्पोरेंजियम डेवलप हुआ, यानी ओव्यूल जो कि डिप्लॉयड है, उसके अंदर एक फंक्शनल मेगास्पोर होगा, उस मेगास्पोर से आपका एम्ब्रियो सैक बनेगा।
ठीक है, जिसमें एंटीपोडल सेल्स, दो सिनर्जिड्स, 3 सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स, एक एग होगा, ये सब चीज़ें होंगी यहाँ पे। ठीक, तो यानी यहाँ पे आपका एग तैयार हो गया है और यहाँ पे आपका पॉलिनेशन हो गया है। ठीक है, पॉलिनेशन हो रहा है तो मेल गैमेट पहुँचे एग के पास, एग के साथ मेल गैमेट ने फ्यूजन किया तो जाइगोट बना, डिप्लॉयड। और एक आपको बताया था कि एक मेल गैमेट आपके सेकेंडरी जो न्यूक्लियस होता है, जो कि पोलर न्यूक्लियस ने आपस में फ्यूज़न करके बनाया था सेकेंडरी न्यूक्लियस, उसके साथ आपका एक मेल गैमेट फ्यूज़न करता है। ठीक, तो तब आपका बनता है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है उससे आपका एंडोस्पर्म बनता है और इस जाइगोट से आपका क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है, एम्ब्रियो, जो कि डिप्लॉइड होता है। ठीक है, जाइगोट से आपका एम्ब्रियो बनेगा और ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से आपका एंडोस्पर्म बनेगा, जो एंडोस्पर्म एम्ब्रायो को क्या देगा, नरिशमेंट देगा, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके फ्यूचर के लिए उसको नरिशमेंट देगा, उसका देख रेख करेगा। ठीक, और आपका एक सीड कोड डेवलप हो जाता है, तब आपका क्या बन जाता है, पूरा एक सीड बन जाता है। ठीक है, और फिर जब उस सीड को आप सीड को आप सॉइल में दबाएं तो फिर से वो जर्मिनेट कर लेगा, जर्मिनेटिंग सीड, फिर एक जर्मिनेटिंग सीड से एक नया प्लांट बन जाएगा। तो इस तरह की ये एक लाइफ साइकिल है। ठीक है बच्चों, जो मैंने अभी आपको समझाई ये सारी प्रोसेस वही कह रहा है। ठीक है, तो जो आपका जो डबल फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस है, वो डबल फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस किसने दी थी, एस.जी. नावास्टिन ने दी थी ये। ठीक है, इसमें क्यों बोला गया डबल फर्टिलाइजेशन, बताया था क्योंकि 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं। एक तो सिंगैमी हो रहा है, सिंगैमी मतलब जिसमें एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट यानी एग से फ्यूजन कर लेता है, जिससे क्या बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, तो प्रोसेस को सिंगैमी कहते हैं। और एक होता है आपका ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन मतलब वही कि जब पहले तो 2 पोलर न्यूक्लियाई ने आपस में फ्यूजन किया और फिर वो सेकेंडरी न्यूक्लियस बन गया, और सेकेंडरी न्यूक्लियस से आपका एक मेल गैमेट ने फ्यूजन किया तो उससे ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, इसीलिए इसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और क्योंकि 2 बार फ्यूजन हो रहा है तो इसीलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, जो सीड्स होते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर, वो 2 तरह के उसमें 2 तरह के कोटिलेडन्स होते हैं इनके सीड्स में। एक तो होता है डाइकोटिलेडन, मतलब सीड्स को कोटिलेडन्स के बेस पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंजियोस्पर्म्स के सीड्स को, एक तो डाइकोटिलेडन्स और एक मोनोकोटिलेडन्स। तो इसको हम यहाँ थोड़ा सा समझते हैं कि ये डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स क्या होते हैं। देखो, जो कोटिलेडन्स होता है, कोटिलेडन्स का मतलब है आपका बीज पत्र। ठीक है, सीड की कवरिंग, यानी कोटिलेडन्स का मतलब है सीड कोट। इसको हम क्या बोलते हैं, सीड कोट, जी, जो टेगमेन एंड टेस्टा का बना होता है। इसे भी हम आगे और डिस्क्राइब से पढ़ेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको कोटिलेडन्स में समझा देती हूँ डाइकोटिलेडनस और मोनोकोटिलेडनस क्या होते हैं। देखो, जिस सीड के पास 2 कोटिलेडन्स होते हैं, डाइकोटिलेडन्स उन्हें कहते हैं। ठीक है, जिस सीड के पास 2 कोटिलेडन्स होते हैं, 2 कोटिलेडन्स। ठीक, जैसे एग्जाम्पल चना, ग्राम। ठीक है, आपने देखा होगा, आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 कोटिलेडन है, एक ये कोटिलेडन और एक ये कोटिलेडन। ठीक है, फिर मोनोकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन मतलब सीड्स हैविंग 1 कोटिलेडन, यानी जिसमें 1 कोटिलेडन हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप इसको कहोगे वीट हो गया, राइस हो गया, या कुछ ऐसे। जैसे आप देखो, वीट का सीड होता है इस तरीके का, है ना। तो आप देखोगे कि वीट के सीड को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके कोटिलेडन्स उसके एंडोस्पर्म से चिपका हुआ होता है और वो सिंगल कोटिलेडनस होता है। जबकि 2 कोटिलेडन वाले उस सीड को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। उसमें आपके बीन्स भी आ जाएंगी, उसमें आपका पी आ जाएगा, मटर आ जाएगा, चना आ जाएगा। आप उसको देखना 2 पार्ट्स में आप उनको डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था इस तरीके से। ठीक, तो वो 2 कोटिलेडनस होता है जो कि न्यूट्रिशियस होता है। समझ में आ रहा है?
तो मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो था एंजियोस्पर्म। फिर अब हम पढ़ते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है? देखो, हर एक ऑर्गेनिज्म में दो फेज़ आती हैं, मतलब प्लांट्स के केस में बात करें या ह्यूमन बीइंग के केस में बात करें, दो फेज़ आती है, एक तो हैप्लॉइड फेज़ और एक आपकी डिप्लॉइड फेज़। ठीक है, तो जब वो ऑल्टर में चलती हैं एक के बाद एक, तो उसे हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, यानी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ अ हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूसिंग गैमेटोफिटिक। देखो, जो गैमेटोफिटिक स्टेज होती है वो गैमेट प्रोड्यूस करती है, और जो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्टेज होती है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है। ठीक, यानी आपके जो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्पोरोफिटिक जनरेशन और गैमेट प्रोड्यूस करने वाली गैमेटोफिटिक जनरेशन के बीच में जो ऑल्टरनेशन, मतलब जो ऑल्टरेशन होता है, एक के बाद एक क्रम चलता है, उसको हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, जो कि 3 टाइप्स की होती है: हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको किसमें क्या मिलेगा कि इसमें जो डोमिनेंट और फोटोसिंथेटिक फेज होगी वो गैमेटोफाइट होगा। ठीक है, मतलब जो इसमें मेन जो डोमिनेंट फेज होगी वो कौन सा होगा? गैमेटोफाइट होगा। फ्री लिविंग भी होगा, डोमिनेंट भी होगा, फोटोसिंथेटिक भी होगा, वो होगा आपका गैमेटोफाइट, जैसे कि हमने एल्गी के केस में पढ़ा है। तो एग्जांपल यहाँ क्लेमाइडोमोनास दिया हुआ है। जैसे आप यहीं देखो, ये आपका गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड स्टेज है, गैमेटोजेनेसिस हुआ यानी गैमेट्स बने, आप 2 गैमेट्स बने, उनका आपस में सिंगैमी हुआ यानी फ्यूज़न हुआ। सिन मतलब वही कि फ्यूज़न होना, गैमी मतलब मैरिज। ठीक है, सेम गैमेट्स का फ्यूज़न होना, सिंगैमी हुआ, देन फिर उससे फ्यूज़न होने के बाद जाइगोट बना, और जाइगोट में फिर मियोसिस हुआ, जाइगोट डिप्लॉइड था, जाइगोट में मियोसिस हुआ तो हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए, फिर वो स्पोर्स आपके गैमेटोफाइट बना देते हैं। तो ये हैप्लॉन्टिक होता है, यानी इसमें जो डोमिनेंट वाला फेज होता है, जो ज़्यादा पोर्शन होता है, किसका होता है? हैप्लॉइड का होता है, इसलिए इसे हम हैप्लॉन्टिक कहते हैं। डिप्लॉइड सिर्फ थोड़ी सी छोटी सी स्टेज आती है बस। ठीक है, तो ये होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जबकि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या है कि इसमें जो डोमिनेंट फेज होगी वो वो डिप्लॉइड होगी। ठीक है, इसमें जो डिप्लॉन्टिक स्टेज होगी वो डिप्लॉइड होगी, और कौन सा होगा? स्पोरोफाइट होगा, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होगा। यहाँ देखो, ये इतनी जो प्रोसेस है ये स्पोरोफाइट है, और ये डिप्लॉइड है, जितनी भी फेज है ये डिप्लॉइड है, तो यानी ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में हो रही है ये। ठीक है, तो डोमिनेंट है, फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट फेज है, वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है आपकी, जैसे एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के केस में। ठीक, तो यहाँ आप देखो कि आपका स्पोरोफाइट है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट ने गैमेटोजेनेसिस किया, गैमेटोजेनेसिस करके गैमेट्स बने, आपस में फ्यूज़न हुआ, फिर सिंगैमी हुई, फिर जाइगोट बना, जाइगोट से फिर स्पोरोफाइट पे चले गए। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम पार्ट है वो किसका है? स्पोरोफिटिक का है, जो कि डिप्लॉइड है और डोमिनेंट है, इसीलिए इसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हम कहते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी इसमें हैप्लॉइड स्टेज और डिप्लॉइड स्टेज यानी स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक स्टेज दोनों इक्वल अमाउंट में रहती हैं। तो वही है कि बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेस आर मल्टी सेलुलर, दोनों मल्टी सेलुलर होती हैं, ऑफन फ्री लिविंग होती हैं। कैसी होती हैं? आपकी फ्री लिविंग होती हैं। ठीक है, दोनों ही फ्री लिविंग होती हैं, और जैसे ब्रायोफाइट्स हो गया, ज़्यादा लाइट कलर हो गया, सॉरी, है ना। ठीक है, तो जैसे आपके ब्रायोफाइट्स में देखने को मिल गया, टेरिडोफाइट्स में हो गया, मेंबर्स ऑफ एल्गी में हो गया, कुछ मेंबर्स एल्गी के जैसे लाइक एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, कैल्प्स, इनमें हो गया। तो इनमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही फेज मल्टी सेलुलर होती हैं और फ्री लिविंग होती हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं होती। ठीक, तो ऑल्दो मोस्ट एल्गा जेनेरा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मतलब अधिकतर एल्गल जेनेरा हमने पढ़ा कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही शो करती हैं, लेकिन कुछ ही केसेस होते हैं एल्गी के भी, कुछ ही मेंबर्स होते हैं जैसे एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और कैल्प्स जो होते हैं वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, जिसमें डिप्लॉइड स्टेज और हैप्लॉइड स्टेज दोनों, स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक दोनों स्टेज इक्वल अमाउंट में रहती हैं। ठीक है, जैसे स्पोरोफाइट हो गया यहाँ से, तो स्पोरोफाइट में मियोसिस हुआ तो स्पोर्स प्रोड्यूस हुए, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड था, उससे हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस हुए, हैप्लॉइड स्पोर्स ने गैमेटोफाइट प्रोड्यूस किया हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड गैमेटोफाइट में जब गैमेटोजेनेसिस हुआ तो गैमेट्स बने, हैप्लॉइड गैमेट्स बने, और उनका सिंगैमी हुआ, तब डिप्लॉइड जाइगोट बन गया, और डिप्लॉइड जाइगोट से फिर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बन गया। तो इस तरीके से ये हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलती है। समझ में आया? तो ये कुछ क्वेश्चन, मतलब कुछ टॉपिक्स था उससे कवर। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि पाइनस में स्टेम कैसी होती है? ब्रांच होती है,
यस हमने पढ़ा स्पाइनस में ब्रांच होती है स्टेम। रूट्स हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोराइजा, यस इनकी रूट्स में माइक्रोराइजा की फॉर्म में फंगल एसोसिएशन हमने पढ़ा। मेल एंड फीमेल स्ट्रोबिलाई आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, नो इनके जो मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई हैं वो सेम ट्री पर प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए प्लांट को हम क्या बोलते हैं, मोनोशियस प्लांट बोलते हैं पाइनस को। ठीक, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और सेकंड ओनली, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि द एंडोस्पर्म ऑफ ए जिम्नोस्पर्म डेवलप्स डैश फर्टिलाइजेशन वेयर एज द एंडोस्पर्म ऑफ एन एंजियोस्पर्म डेवलप डैश फर्टिलाइजेशन। देखो जो एंडोस्पर्म होता है जिम्नोस्पर्म का वो कब बनता है, वो आपके फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हमेशा फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है, तो बिफोर आपको पता चल गया। और अभी एंजियोस्पर्म्स में हमने पढ़ा कि एंडोस्पर्म किसके बाद बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद, तो बिफोर आफ्टर इज राइट आंसर, तो बिफोर एंड आफ्टर फोर्थ वाला है, तो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तभी तो आपका मतलब आपने देखा ही ना कि जब टू पोलर न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़न कर लेते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड न्यूक्लियस बनता है, सेकेंड न्यूक्लियस से जब एक मेल गैमेट फ्यूज़न करता है तब आपका ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से आपका एंडोस्पर्म बनता है। ठीक, तो वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनेगा एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो इसका आंसर राइट है डी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर ट्राइकियोफाइटा दैट इज वस्कुलर प्लांट्स, यानी इनमें से कौन सा ट्राइकियोफाइटा में इंक्लूड कर रहे हैं। ट्राइकियोफाइटा का मतलब है वस्कुलर प्लांट्स, भी इन्होंने बताया हुआ है। तो टेरिडोफाइट्स वस्कुलर प्लांट्स हैं, यस। जिम्नोस्पर्म वस्कुलर प्लांट्स हैं, यस। एंजियोस्पर्म वस्कुलर प्लांट्स हैं, यस। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इनमें से करेक्ट ऑप्शंस को करना है, मैच करना है। ठीक है, तो नॉन वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स इनमें से कौन सा है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म नॉन वस्कुलर तो नहीं है, तो वस्कुलर है ये, तो वस्कुलर आपके ये हैं। क्रिप्टोगैम्स की बात किया हुआ है, वस्कुलर तो जिम्नो एंजियोस्पर्म दोनों है, लेकिन क्रिप्टोगैम्स में एंजियोस्पर्म आता ही नहीं है, ना जिम्नोस्पर्म आता है। जिम्नो और एंजियोस्पर्म किस में आता है, फेनरोगैम्स में, तो इसलिए फेनरोगैम्स इसका सही आंसर हो गया। अगर हम बात करें टेरिडोफाइट्स किस में आते हैं, आपके वस्कुलर में आते हैं, लेकिन क्रिप्टोगैम्स में भी आते हैं। किस में आता है टेरिडोफाइट्स, वस्कुलर में आता है और क्रिप्टोगैम्स में आता है, क्योंकि सीडेड है, नॉन सीडेड है सॉरी, और वस्कुलर इसमें प्रेजेंट होते हैं। एल्गी और ब्रायोफाइट्स किस में आते हैं, नॉन वस्कुलर में और क्रिप्टोगैम्स में। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा, मैच करो, ए का थर्ड, बी का सेकेंड और सी का फर्स्ट, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा इसके तो सारे कॉलम ये हैं गलत हैं, सॉरी, है ना, ये बाकी के आपके मिसमैच हुए। चलो ठीक है, बाकी सब सेम है, तो आंसर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इन एंजियोस्पर्म्स फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू। देखो मैंने आपको बताया था कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें जो मेगास्पोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर आपका किस में डेवलप होता है, मेगास्पोर एंजियम में। मैंने आपको बताया था कि ओवरी हो गई, ओवरी के अंदर डेवलप हो गया आपका ओव्यूल, और ओव्यूल को ही हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर एंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेगास्पोर एंजियम बोलते हैं, और इसी के अंदर आपका मेगास्पोर डेवलप होता है। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने मेगास्पोर एंजियम ना देके ओव्यूल दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, ओव्यूल, यानी बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा मिसमैच है। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म आपका कौन सा है, रेफ्लिशिया, नहीं, हमने तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म पढ़ा था वॉल्फिया, तो यहीं से हमारा पता चल रहा है कि ऑप्शन ए आपका गलत है और हमें मिसमैच वाला पेयर बताना है, तो इसका मतलब ए इज़ द राइट आंसर। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस है, येस। मेराइन एंजियोस्पर्म जोस्टेरा थैलेशिया है, येस। एंजियोस्पर्म विद स्मॉलेस्ट सीड ऑर्किड, येस। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये एंजियोस्पर्म्स और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होता है बच्चों तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू एंड आई विल डेफिनेटली मतलब सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अपनी प्रीवियस क्लासेस को, इनको कुछ भी ना समझ में आए तो वीडियो दोबारा से रिविज़िट कीजिए, इस वीडियो को दोबारा से पॉज करके देखिए। ठीक है, और तो आपके 3 चैप्टर्स अभी ये कंप्लीट हो गए हैं। टोटल आपको पता ही है कि हम NCERT रिवाइज़ कर रहे हैं, तो जो भी हेल्प मिल सके मेरी वीडियो से डेफिनेटली आप लीजिए।
ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर मुझे लगा कि इससे ही रिलेटेड आपका जो 12th क्लास का चैप्टर मैंने डिस्कस किया अभी आपके साथ, मैं उसको अगर करूँ तो फिर मैं देखती हूँ, मतलब मैं उसी को ले आती हूँ इसके बाद, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। ठीक है बच्चों, बाय, गुड नाइट। सॉरी गुड नाइट नहीं, मतलब कभी भी बाय।